अगले सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि संजय उस हवेली का इतिहास पढ़ रहा होता है और आनंद भी उसके पास ही खड़ा हुआ होता है। तभी वहाँ पर चौकीदार दुर्जन आ जाता है और ये लोग उससे उस हवेली के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। फिर दुर्जन उन्हें बताता है कि इस हवेली के बारे में हमने अपने दादा परदादाओं से बहुत सारे ऐसे किस्से सुने हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन आज से 200 साल पहले राजा हरिमान सिंह के दौर में जो कुछ इस हवेली में हुआ उसकी निशानियां आज भी ज़ाहिर हैं और इस हवेली का और उस पुराने मंदिर का आपस में ज़रूर कुछ ना कुछ गहरा ताल्लुक़ है। दूसरी तरफ हमें सुमन नज़र आती है जो कि अपने कमरे में होती है और तभी उसके कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। अब वो वहाँ पर जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन उसके दादा हरिमान सिंह की तस्वीर होती है जो कि उसे ही देख रही होती है। वो उसे देखकर डर जाती है और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर अंदर आ जाती है। अब वो अंदर जैसे ही आती है और कैंडल उठाकर दूसरी तरफ देखती है तो दुर्जन की माँ उसके पास आ जाती है और वो उसे देखकर डर जाती है। अब वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो उसे दूध का गिलास दिखाती है। अब वो दूध का गिलास देखकर उसे कहती है कि दूध जाओ जाकर टेबल पर रख दो, मैं बाद में पी लूँगी। अब वो वहाँ जाकर गिलास रख देती है। फिर अगले सीन में सांगा और दुर्जन ये बात कर रहे होते हैं कि ये लोग इतनी दूर इस वीरान हवेली में क्यों आए हैं। फिर सांगा उसे बताता है कि ज़रूर इस हवेली में कोई ना कोई ख़जाना छुपा हुआ है और ये लोग उसी ख़जाने को ढूंढने आए हैं। ख़जाने का नाम सुनकर दुर्जन की माँ डरने लगती है और उनसे इशारों में नहीं कहने लगती है। फिर सांगा उसे कहता है कि ये तुम्हारी माँ को क्या हो गया है, ख़जाने का नाम सुनते ही इसकी हालत ऐसी क्यों हो जाती है। तो दुर्जन उसे बताता है कि मेरी माँ इस हवेली के बारे में बहुत कुछ जानती है, लेकिन बेचारी गूंगी है, इसलिए कुछ बता नहीं पाती। अब वो उससे कहता है कि ये तो पक्की बात हो गई है कि यहाँ पर ख़जाना है और ये लोग अपनी शहर की ज़िंदगी छोड़कर उस ख़जाने को तलाश करने ही आए हैं। फिर वो उसे कहता है कि अगर इन्हें ख़जाना मिला तो हम उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर चुरा लेंगे। फिर वो उसे कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। अब अगले दिन ये लोग नदी पर जाते हैं। सुमन, आनंद और सपना की तस्वीरें खींच रही होती है और संजय मछलियाँ पकड़ रहा होता है। तभी नदी से एक लड़की बाहर आती है और वो कबीलाई ज़बान में संजय से कुछ कहती है। अब आनंद भी उसके पास आ जाता है और वो संजय से कहता है कि ये लड़की कह रही है कि ये तुम्हें मछलियाँ पकड़ कर दे दे। अब संजय उससे कहता है कि ये लड़की मछलियाँ कैसे पकड़ेगी। अब वो पानी के अंदर चली जाती है और छोटी छोटी मछलियाँ पकड़कर आनंद की तरफ फेंक देती है। फिर सुमन ये देखकर जेलस हो जाती है और उसके पास आने लगती है। फिर वो लड़की नदी से निकलकर वहाँ से चली जाती है। फिर सुमन इनसे कहती है मछलियाँ पकड़ने की क्या ज़रूरत है, वो तो बाज़ार से भी मिल सकती हैं। अब ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं और फिर जब लंच टाइम होता है ये लोग खाने का इंतज़ार करने लगते हैं और सपना इनके लिए बहुत बड़ी मछली लेकर आती है। फिर ये लोग उसे कहते हैं कि ये मछली है या मगरमच्छ। अब वो लोग सुमन का इंतज़ार कर रहे होते हैं और सुमन हवेली की तस्वीरें खींच रही होती है। अब वो राजा हरिमान सिंह की पेंटिंग की तस्वीर खींचती है तो उसके अंदर से उसे सामरी का कटा हुआ सर नज़र आता है और ये देखकर वो चिल्लाने लगती है। तभी उसके पास संजय आ जाता है। अब वो संजय को ये बात बताती है तो संजय दोबारा से उस पर हंसने लगता है और वो उसे कहता है कि उस मंदिर के पास तुम्हें एक कटा हुआ धड़ नज़र आया था और यहाँ पर तुम्हें कटा हुआ सर नज़र आया है। फिर वो उसे कहता है कि ये तो एक कहानी सी बन गई, अब जल्दी से चलो, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है। फिर अगले सीन में हमें आनंद और सपना नज़र आते हैं और आनंद उसे बताता है कि ये देखो डाकू मच्छर सिंह और इस पर पूरे 15,000 रुपये का इनाम है और मैं इसे पकड़वाऊँगा और 15,000 रुपये लूँगा। जिसके बाद अगले सीन में हमें डाकू मच्छर सिंह नज़र आता है जो कि बसंती के पास आता है और उससे कहता है कि नाचो, मैं तुम्हारा डांस देखने आया हूँ। तभी आनंद उसके पास आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। फिर वो उसे ठाकुर मुर्दाल सिंह के हवाले कर देता है। वो लोग इसे फांसी पर चढ़ाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर आनंद घोड़े पर चढ़कर आता है और डाकू मच्छर सिंह को अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर वो उसे जंगल में ले जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो अपना चेहरा दिखाता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें बार बार पकड़वाऊँगा और इनाम हासिल करूँगा। और फिर वो डाकू उससे कहता है कि इससे मेरा क्या फ़ायदा, तो वो उसे कहता है कि इनाम का 20% तुम्हारा होगा। फिर वो डाकू नहीं मान रहा होता तो वो उसे कहता है कि अभी तुम्हें उनके पास लेकर चलूँ। फिर वो कहता है कि ठीक है, 20% मेरा, 80% तुम्हारा।
अब अगले सीन में हमें सुमन नज़र आती है और वो नहा रही होती है तो शावर से पानी की जगह खून निकलने लगता है। ये देखकर वो काफ़ी डर जाती है और तभी उसे सामरी नज़र आने लगता है। अब वो चिल्लाने लगती है और टब में नीचे गिर जाती है। फिर उसकी चीखें सुनकर आनंद और संजय भी वहाँ पर आ जाते हैं और दरवाज़ा तोड़कर उसे बाथरूम से बाहर निकाल लाते हैं। फिर वो उसे कहती है कि ये ज़रूर उस शैतान का काम है। फिर संजय कहता है कि ये किसी शैतान का नहीं बल्कि किसी इंसान की शरारत है। जिसके बाद वो दुर्जन से कहता है कि ये सब क्या है, ये हमें तुम बताओगे। जिसके बाद दुर्जन उन्हें कहता है कि ये किसी की शरारत नहीं, उस शैतान का साया है और आप उसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो यहाँ पर कबीले वाले मौजूद हैं, उनसे आप जाकर पूछें, वो आपको सब कुछ बता देंगे। फिर अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि संजय नदी पर जाता है और उसी लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है बिजली। अब वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है तो सुमन वहाँ पर आ जाती है। फिर संजय उससे कहता है कि मेरा बिजली के साथ जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो उससे नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है और संजय बिजली के साथ चला जाता है। अब वो उसे अपने कबीले लेकर आती है और अपने भाई राका से मिलाती है। फिर राका उससे पूछता है कि ये कौन है। अब वो उसे बताती है कि ये संजय है और ये आपसे उस पुरानी हवेली के बारे में जानना चाहता है। फिर संजय उससे पूछता है कि उस पुरानी हवेली और उस मंदिर के बारे में जो कुछ भी तुम जानते हो वो मुझे बता दो। फिर वो उससे कहता है कि उन राज़ों से तुम दूर रहो जिन्हें खोलने से सिर्फ बर्बादी होगी। फिर वो उसे बहुत समझाता है लेकिन संजय उनकी बात नहीं सुनता और उन्हें धमकियाँ देकर वहाँ से चला आता है।